हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ स्टडी टैग पर जो है BS KG 178 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF फ्री में चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इकाई 16 सामाजिक न्यायालय। सबसे पहला है उद्देश्य। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की सामाजिक न्याय प्रणाली की गहरी समझ देना है। इस इकाई में हम जानेंगे कि किस प्रकार से भारत में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए शासकीय और औपचारिक संस्थाएं कार्य करती हैं। साथ ही विधायी कार्यों, न्यायालयों की संरचना, लोक विदृष्ट सिद्धांत और राज्य द्वारा नियंत्रण के विभिन्न रूपों को विस्तार से समझेंगे। इस इकाई का लक्ष्य है कि विद्यार्थी सामाजिक न्यायालयों की भूमिका, उनका महत्व और समाज में न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट है प्रस्तावना। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान अधिकार, अवसर, सम्मान और न्याय मिलना चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। सभी को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुभाषी देश है, जहां सामाजिक न्याय की अवधारणा का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की सामाजिक असमानता पाई जाती है, जैसे कि आर्थिक पिछड़ापन, जातिगत भेदभाव, लिंग भेदभाव आदि। समाज में पाई जाने वाली इन असमानताओं को दूर करने, सामाजिक समरसता स्थापित करने और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की शासकीय और गैर शासकीय संस्था कार्यरत हैं। इनमें न्यायालय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे संविधान के आधार पर न्याय सुनिश्चित करते हैं। भारत का संविधान सामाजिक न्याय को मूलभूत अधिकार और नीति निर्देश तत्वों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। सामाजिक न्याय की यह व्यवस्था भारत को एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में सहायक होती है। तो ये इस यूनिट का इंट्रोडक्शन है कि हमारे न्याय और हमारा जो न्याय सिस्टम है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट है शासकीय व औपचारिक संस्थाएं। भारत में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कई शासकीय यानी सरकारी और औपचारिक संस्थाएं कार्यरत हैं। ये संस्थाएं समाज में न्याय की स्थापना, अधिकारों की रक्षा और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करती हैं। जो संस्थाएं हैं हमारे देश में, जैसे सामाजिक न्याय की सफलता इनके सही और प्रभावी संचालन पर निर्भर करती है, यानी किस तरीके से काम करते हैं उस पर निर्भर करती है। आइए इन संस्थाओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है विधायिका। विधायिका वह संस्था है जो देश के लिए कानून बनाती है। भारत में संसद विधायिका का सर्वोच्च अंग है। विधायिका के कानून समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का काम करते हैं। आगे देखते हैं, यह है विधायिका के कार्य। सामाजिक न्याय के लिए ऐसे कानून बनाना जो कमजोर और वंचित वर्गों की सुरक्षा करे। आरक्षण जैसी नीतियां बनाना ताकि पिछड़े वर्गों को शिक्षा और कमजोर रोजगार में समान अवसर मिले। जो पिछड़े वर्ग हैं उनको तरक्की में हासिल हो। नेक्स्ट है महिलाओं, बच्चों, मजदूर और आदिवासियों के लिए विशेष कानून बनाना ताकि उन्हें भी समाज में बराबर के रहने का हिस्सा मिले। नेक्स्ट है भेदभाव, उत्पीड़न को रोकने वाले कड़े कानून बनाना, क्योंकि आज के ज़माने और पिछले ज़माने में ज़्यादा भेदभाव होता था। तो अगर ऐसा कानून बन जाए ताकि भेदभाव और उत्पीड़न मतलब कि जिसके ऊपर कष्ट डाला जा रहा था ऊंचे लोगों के या ऊंचे वर्ग के लोगों के ज़रिए, तो वो कम हो जाए। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण उदाहरण, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण कानून, बाल श्रम निषेध अधिनियम, यानी जो बच्चों से काम करवाते हैं उसके लिए कहते हैं कोई नियम लाना, दहेज निषेध और घरेलू हिंसा से बचाव के कानून लाना। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है। विधायिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सही और मजबूत कानूनों के सामाजिक न्याय अधूरा रहता है। तो ठीक है, समझ में आ गया कि विधायिका कानून बनाती है और क्या क्या कानून बनाती है वो भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका वह शाखा है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। इसमें प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विभिन्न विभाग और अधिकारी शामिल होते हैं। अगला है कार्यपालिका के कार्य क्या है। समाज कल्याण योजनाओं को लागू करना, जैसे गरीब को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देना। ठीक है, जो गरीब होते हैं उनको ये सारी चीज़ें मुहैया कराना कौन करता है? कार्यपालिका करती है। कानून व्यवस्था बनाए रखना ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे, ये भी कार्यपालिका करती है। सरकारी कार्यक्रमों के तहत ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना, ये भी कार्यपालिका करती है। जनहित के लिए योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन करना, ये भी कार्यपालिका करती है। और जो गरीब हैंगे उनके हक के लिए जो भी काम करती है वो कार्यपालिका करती है। उदाहरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान देना, राशन वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को अनाज देना, पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी और कानून का पालन सुनिश्चित करना, और क्या है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, ये सब किसका काम है? कार्यपालिका का काम है। उदाहरण ये दे रखें कि ये उसने
काम किए हैं कार्यपालिका ने। कार्यपालिका का काम बहुत ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि कानून तो विधायिका बनाती है, लेकिन कानून की क्रियान्वयन का भार कार्यपालिका पर ही होता है। कानून तो बन गया, लेकिन अब उस कानून को लागू कैसे करना है, उस कानून को चलाना कैसे और लोगों तक पहुँचाना कैसे है, ये काम कार्यपालिका करती है। अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कोर्ट, वह संस्था जो कानून की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी को न्याय मिले। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान में सुरक्षित है। न्यायपालिका के कार्य क्या है? पहला है लोगों के अधिकार की रक्षा करना। दूसरा है सामाजिक न्याय के उल्लंघन की शिकायतों को सुनना और उनका निवारण करना। तीसरा है कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए न्याय दिलाना। चौथा है लोकहित याचिका यानी PIL जैसे माध्यमों से जनहित के मामलों पर न्यायालय का स्वैत संज्ञान। स्वैत संज्ञान का मतलब होता है अदालत खुद ही एक मामले को स्वीकार करती है और उस पर कार्यवाही शुरू करती है। ठीक है, तो यानी स्वैत संज्ञान लेना कौन करता है? न्यायालय खुद। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी वर्ग या व्यक्ति अन्याय नहीं कर सकता, यानी कि वो स्वतंत्र है हर चीज़ से। वहाँ पे हर व्यक्ति को, हर नागरिक को न्याय ज़रूर मिलेगा। न्यायालय गरीबों, महिलाओं, दलित और अन्य वंचितों के अधिकारों की रक्षा करती है, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ये समाज में विश्वास और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो वो न्यायपालिका में अपनी याचिका दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट है चौथा, संवैधानिक संस्थाएं। भारत में कई संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं जो विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकार की रक्षा के लिए काम करती हैं। ये संस्थाएं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा होती हैं पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। जैसे कुछ मुख्य संवैधानिक संस्थाएं हैं। पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। ये आयोग मानवाधिकार का उल्लंघन रोकने के लिए काम करता है। जो उल्लंघन कर रहा होता है मानवाधिकार का, उसको रोकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकार की रक्षा करता है और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकता है और उनको आगे बढ़ने में मदद करता है, उनको सारी जानकारी दिलाने में मदद करता है, उनकी शिक्षा पे काम करता है। अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। यह आयोग दलितों और आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। अगर इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इन्हें दबाया जा रहा है, इन्हें किसी विशेष जगह पर जाने से रोका जा रहा है, तो ये जो संस्था है ये उनके हक में काम करेगी। अगला है इन संस्थाओं के कार्य, जैसे समाज के वंचित वर्गों की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान ढूंढना, अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, जागरूकता फैलाना और सरकार को नीतियों के सुधार के लिए सुझाव देना। नेक्स्ट है विधायी कार्य। विधायी यानी संसद और राज्य विधानसभा वे संस्थाएं हैं जो समाज न्याय के लिए जरूरी कानून बनाती हैं। ये कानून समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा और अवसर देने के लिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी वर्ग या व्यक्ति असमानता का शिकार ना बने। अब हम इनके प्रमुख कानून को विस्तार से समझते हैं। किसके? विधायी कार्य का या संसद, विधायी कार्य का या राज्य विधानसभा। ठीक है। अब पहला है आरक्षण कानून। भारत में अनुसूचित जाति SC या अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़े वर्ग यानी OBC के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरी और चुनाव में आरक्षण का प्रावधान है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना है ताकि ये वर्ग समान अवसर पा सके। आरक्षण ने हजारों लोगों को शिक्षा और रोजगार का रास्ता दिया है जो पहले से वंचित थे। दूसरा है बाल श्रम निषेध कानून। भारत में बाल श्रम पर सख्त पाबंदी है। यह कानून बच्चों को काम करने से रोकता है ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और उनका बचपन सुरक्षित रहे। बाल श्रम से रोकने के लिए न्यायपालिका भी सक्रिय रहती है और ऐसा कार्यस्थलों पर कार्रवाई करती है जहां पे बच्चों को काम कराया जाता है। ठीक, उन पर भी कहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। तीसरा है महिला सुरक्षा कानून। महिलाओं को दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे खतरों से बचाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। दहेज निषेध अधिनियम महिलाओं को शादी में होने वाले अत्याचार से बचाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को घर में हो रहे उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? महिला सुरक्षा कानून। चौथा है वन अधिकार अधिनियम। ये कानून आदिवासियों और जंगलों पर निर्भर लोगों को उनके पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण देता है। इससे वे जंगल के संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और उनकी जमीन छीनने से बची रहती है और जहां वो रह रहे हैं वो हमेशा हमेशा वहां आराम से रह सकते हैं, कोई उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। पांचवा है श्रम कानून। मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा, मजदूर संघों का अधिकार आदि श्रमिकों के हित में बनाए गए कानून हैं। ये कानून मजदूरों को उनके अधिकार दिलाते हैं और उनसे अन्याय रोकते हैं। ठीक है ना।
आप इन सब जो पॉइंट हैंगे, इन पॉइंट को इनको भी आप पॉइंट में लिख सकते हो। जैसे कौन कौन सा है कि सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा, मजदूरों संघ का अधिकार, इसको आप पॉइंट में लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इन सभी विधायी कार्यों का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले और कोई भी व्यक्ति या समूह सामाजिक अधिकार, आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपेक्षित ना हो, अपेक्षित यानी पिछड़ा ना हो। अगला है लोक विदृष्ट या सिद्धांत। लोक विदृष्ट का सिद्धांत। लोक विदृष्ट का अर्थ होता है न्यायालय का खुद किसी मामले को जनहित में उठाना, भले ही कोई व्यक्ति सीधे शिकायत ना करे। यह सिद्धांत भारत में न्यायपालिका के द्वारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनहित याचिका क्या है? जब कोई गरीब, कमजोर या वंचित व्यक्ति न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता, तब कोई सामाजिक संस्था या व्यक्ति न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकती है। इससे न्यायपालिका को मौका मिलता है कि वह समाज के बड़े हित के लिए निर्णय ले सके। ठीक है, या किसी विशेष वर्ग के लिए निर्णय ले सके। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है, यानी खुद अपने जो केस है उसको उठा सकता है अपने हिसाब से, जो हमने ऊपर पढ़ा था। यह उन मुद्दों को उजागर करता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय, मानवाधिकार से जुड़े होते हैं। ये कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने का एक सशक्त माध्यम है। और इसमें अलग एक और पॉइंट लिख सकते हो जो इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई गरीब या कमज़ोर व्यक्ति न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता, तो उसको वहां तक पहुंचाने या उसका केस अपने आप कहते हैं किसी संस्था के द्वारा उठाया जाता है। उदाहरण है इसका, पर्यावरण संरक्षण के लिए अदालतों का हस्तक्षेप होता है। झुग्गी बस्तियों के लोगों के रहने के अधिकार की रक्षा होती है। जेलों में कैदियों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना। इस सिद्धांत ने न्यायपालिका को जनता की आवाज़ बनने में मदद की है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्वयं आवाज़ नहीं उठा पाते। अगला है न्यायालयों का क्रम। भारत के न्यायिक तंत्र में न्यायालयों की एक स्पष्ट और व्यवस्थित श्रृंखला होती है। इसका उद्देश्य है कि न्याय जल्दी और सही तरीके से हर स्तर पर पहुंच सके। सबसे पहला है सर्वोच्च न्यायालय। ये देश का सबसे बड़ा और अंतिम न्यायालय है। इसका काम संविधान की व्याख्या करना है और संवैधानिक विवादों को सुलझाना, और सभी राज्यों तथा निचले न्यायालयों के फैसले की समीक्षा करना। इसके फैसले पूरे देश में बाध्यकारी होते हैं, क्योंकि जो इसने फैसला लिया वो हर जगह फैसला होगा। अगला है उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह में उच्च न्यायालय होते हैं। ये नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक मामलों की सुनवाई करते हैं और निचले न्यायालयों के फैसले की अपील सुनते हैं। तीसरा है जिला एवं सत्र न्यायालय। यह स्थानीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण न्यायालय होते हैं, जो जिला या जिले के मामलों को देखते हैं। ये आम जनता के मुकदमों सुनते हैं, जैसे चोरी, घरेलू विवाद, संपत्ति विवाद आदि। और चौथा है ग्राम न्यायालय और लोक अदालत। ये न्यायालय त्वरित और सस्ते न्याय के लिए होते हैं। ये अक्सर छोटे विवादों को हल करते हैं ताकि निचले स्तर पर ही न्याय मिल सके और लोगों को महंगे और लंबी प्रक्रिया से बचाया जा सके। इस न्यायिक व्यवस्था का मकसद है कि हर नागरिक, चाहे वह कहीं भी हो, उसे समय पर न्याय मिले। अगला है राज्य का नियंत्रण। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को न्याय दिलाए और समाज में समानता स्थापित करे। इसके लिए राज्य कई तरह के नियंत्रण और उपाय करता है। सबसे पहला है कानून का शासन। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों, चाहे अमीर हो या गरीब, कानून के सामने बराबर हैं। राज्य ये सुनिश्चित करता है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू हो और किसी के साथ भी अन्याय ना हो। कल्याणकारी योजना। राज्य गरीबों, महिलाओं, वृद्धों, बच्चों और विकलांगों के लिए कई योजनाएं चलाता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त शिक्षा योजना, राशन योजना, रोजगार गारंटी योजना आदि। ये योजनाएं कमजोर वर्गों की सहायता करती है ताकि वे सब अपने जीवन को बेहतर बना सकें। निगरानी और दंड प्रक्रिया। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो राज्य उसकी जांच करता है, दोषी को दंडित करता है और भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए नियम कड़ाई से लागू करता है। इन सभी प्रयासों को राज्य में समानता, न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, लास्ट है सारांश इस यूनिट का। इस पूरी इकाई में हमने समझा कि सामाजिक न्याय के लिए भारत में अनेक संस्थाएं और कानून बनाए गए हैं। विधायिका सामाजिक न्याय के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका इन कानून को पालन सुनिश्चित करती है कि पालन इसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो इसका पालन नहीं कर रहा है उसे दंड देती है। लोक विदृष्ट सिद्धांत के जरिए न्यायालय जनहित में स्वयं संज्ञान लेकर कमजोर वर्गों के अधिकार की रक्षा करता है, यानी खुद ही वो केस को लेकर जो गरीब लोग होते हैं उनकी रक्षा करता है। न्यायालयों का क्रमबद्ध तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि न्याय हर स्तर पर सुलभ हो, जो हमने पढ़ लिया अभी। अंत में राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून, कल्याणकारी योजना और निगरानी के माध्यम से समाज में समानता और न्याय बनाए रखे ताकि हर नागरिक को उसका उचित अधिकार मिल सके। यही सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।